हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ आपके सामने मॉडर्न अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, एंड विच इज़ ग्रुप थ्योरी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी एमएससी, तो उसमें ये टॉपिक आता ही आता है, यानी कि ये आपके सिलेबस में कंपलसरी है, ये इन्वॉल्व होगा ही होगा। इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम्स होते हैं मैथमेटिक्स के, जैसे कि गेट का एग्जाम हो गया, आईआईटी जेम का एग्जाम हो गया, इसके अलावा सीएसआईआर नेट का एग्जाम हो गया, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं वो सारे के सारे एग्जाम बिना आप इस टॉपिक को पढ़े नहीं क्वालिफाई कर सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे ये टॉपिक लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इसको मैं बिल्कुल लेवल 0 से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और इसकी मैं पूरी सीरीज लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। यानी कि हम ग्रुप थ्योरी को के हर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस हर कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप से। यानी कि ग्रुप की डेफिनेशन पे आने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बेसिकली ग्रुप आया कहां से, यानी कि ग्रुप जनरेट कैसे हुआ। ऐसा तो है नहीं है कि ग्रुप आसमान से टूट के कहीं गिर गया, ऐसा तो नहीं है। तो बेसिकली ग्रुप का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से स्टेप्स ग्रुप को बनाने में इन्वॉल्व हैं, तो वो सारे स्टेप्स के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक टर्म और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, विच इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, वैसे तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आप लोगों ने 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पढ़ा हुआ है, बट चूंकि बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में रिकॉल करना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस करूंगा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करना। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। किसके बारे में? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है हम इसका मतलब समझते हैं। देखिए, बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर या कोई भी दो एलिमेंट्स, उसको हम कहते हैं नॉर्मली बाइनरी, है ना। यानी कि एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर ले लो आप, विच इज कॉल्ड अ बाइनरी। क्लियर है? अब बात करते हैं ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है मैथमेटिकली। ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, ऑपरेशन आपका डिवीजन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, या ऐसा कोई बाइनरी ऑपरेशन जिसे आप अपनी तरफ से डिफाइन करो कि भाई ये वाला जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये मैंने डिफाइन किया है। वो कैसे डिफाइन करते हैं वो जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा तब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। क्लियर है? तो ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, एडिशन भी, मल्टीप्लीकेशन भी, डिवीजन भी, सब्ट्रैक्शन भी, या ऐसा कोई बाइनरी ऑपरेशन जो आप अपनी तरफ से डिफाइन करो। क्लियर है? तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन का जो वर्ड है उसका मतलब। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बेसिकली समझते हैं जनरल वे में कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। उसके बाद में हम ये समझेंगे कि मैथमेटिकली बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, है ना। मैं आपको थोड़ा जर्नल वे में बता रहा हूं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए, सपोज कीजिए आपको एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर है? नॉन एम्प्टी सेट का क्या मतलब है कि भाई इस सेट के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट तो प्रेजेंट हो गई होगा, उसको कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। यानी कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन।
ये बाइनरी ऑपरेशन है बीओ, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। जर्नल वे में बाइनरी ऑपरेशन को हमेशा स्टार से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो देखिए ए एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है और स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है इस नॉन एम्प्टी सेट ए पे, क्लियर है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं कोई भी इस सेट ए के दो एलिमेंट्स को उठाऊं और उन दो एलिमेंट्स में अगर मैं ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो जो मुझे थर्ड एलिमेंट मिलेगा वो भी इस सेट ए का ही एलिमेंट होगा, क्लियर है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर एवरी कोई भी मैं ए कॉमा बी एलिमेंट्स इस सेट ए के लूं, यानी कि मैं कोई भी ए कॉमा बी ये दो एलिमेंट हैं मैंने सेट ए के ले लिए, सच डेट इस तरह से कि मैं अगर ए स्टार बी करूं तो जो मुझे सी मिलेगा वो भी सेट ए का ही एलिमेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। यानी कि मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठाए सेट ए के, इन दो एलिमेंट के बीच में मैंने बाइनरी ऑपरेशन स्टूडेंट्स अप्लाई किया, तो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करके जो मुझे थर्ड एलिमेंट मिला वो भी सेट ए का ही पार्ट होगा, यानी सेट ए का ही मेंबर होगा, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए बेसिकली कौन सी दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी, अब उसको समझिए। सबसे पहला क्या है कि जो सी है वो ए का मेंबर होना चाहिए, यानी कि सी इज अ मेंबर ऑफ ए, तो वो तो है ही है, दिख रहा है कि भाई सी ए में बिलोंग कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये होती है स्टूडेंट कि ये जो सी है ना ये यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, इज अ यूनिक एलिमेंट। अब भाई सवाल ये उठता है कि यूनिक एलिमेंट क्या होता है। तो यूनिक एलिमेंट का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर मैं ए स्टार बी कर रहा हूं तो जो ए स्टार बी का रिजल्ट है वो मुझे एक ही मिलना चाहिए, यूनिक सिंगल। यानी ऐसा नहीं है कि ए स्टार बी का रिजल्ट सी तो है ही है, सी के अलावा और भी कोई रिजल्ट एग्जिस्ट करता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि सी यूनिक एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली दो कंडीशन होती है बाइनरी ऑपरेशन के लिए कि जब मैं ए स्टार बी कर रहा हूं तो जो मुझे सी मिला, पहली कंडीशन तो जो सी है वो ए का मेंबर होना चाहिए, यानी ए में बिलोंग करना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो सी है वो आपका एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, क्लियर है। यानी कि जो सी है आपका वो ऐसा ना हो कि ए स्टार बी का रिजल्ट सी तो आ रहा है, सी के अलावा कुछ और भी आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिंगल रिजल्ट आना चाहिए विच इज सी, क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए तो ये तो हो गया एक जर्नल वे में बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करने का तरीका। अब बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बाइनरी ऑपरेशन के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले वही वाली डेफिनेशन लिखते हैं हम, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन बीओ, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। यानी एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है उसी सेट ए पे, ठीक है। तो अब इस स्टार को मैं कैसे मैथमेटिकली लिखूंगा जरा इसको देखिए। देन स्टार सच डेट ए क्रॉस ए टू ए, दिस इज क्लियर है स्टूडेंट। ये होता है बाइनरी ऑपरेशन को मैथमेटिकली डिफाइन करने का तरीका। देखिए स्टार यहां पे एक फंक्शन है, स्टार क्या है यहां पे, एक फंक्शन है, और ए क्रॉस ए इसका मतलब क्या है कि सेट ए का सेट ए के साथ ही मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और आपने 11th क्लास में और 12th क्लास में पढ़ा होगा कि दो सेट के मल्टीप्लीकेशन को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां पे
ए क्रॉस ए, इसका क्या हो रहा है, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी सेट ए का सेट ए के साथ में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है कि इस सेट के अंदर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि इस सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। यहां पे लिख देता हूं ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का तरीका। तो इसका मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि आपने इस सेट से कोई भी एक एलिमेंट उठाया, ऑर्डर्ड पेयर का कोई भी एक एलिमेंट उठाया, तो इस चार ए कॉमा बी, ठीक। अब स्टार तो यहां पे एक फंक्शन है, और इस जो सेट है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यहां से आपने एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया, तो स्टार ऑफ ए कॉमा बी ये इक्वल किसके होगा स्टूडेंट, ए स्टार बी के। और ए स्टार बी जब आप करोगे तो आपको जो थर्ड एलिमेंट मिलेगा वो किसका मेंबर होना चाहिए, वो सी का मेंबर होना, वो सॉरी ए का मेंबर होना चाहिए। क्लियर है। यानी कि स्टार यहां पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, आपने ये जो डोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो आपने डोमेन से एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट उठाया, इस ऑर्डर्ड पेयर को आपने इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करवाया, यानी स्टार ऑफ ए कॉमा बी इक्वल हो गया ए स्टार बी के। तो जब आपने ए स्टार बी किया तो आपको जो थर्ड एलिमेंट मिला वो जाहिर सी बात है कोडोमेन जो है इसका ए, वो उसी में बिलोंग करेगा। और यही मैंने इससे पहले आपको जर्नल वे में समझाया था, उसी चीज को मैंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये होता है बाइनरी ऑपरेशन को मैथमेटिकली डिफाइन करने का तरीका। आप कभी भी बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करोगे हमेशा इसी तरह से डिफाइन करना। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, कुछ एग्जांपल्स की, जिससे हम समझेंगे बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए मैं एक सेट डिफाइन करता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और इसमें मैंने क्या करा, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन ले लिया, यानी कि यहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार क्या है, एडिशन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उनका सम करो, आपको एक यूनिक नेचुरल नंबर मिलेगा। क्लियर है। तो यहां इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लें देन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सच डेट, और उन दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो जो आपको सी मिलेगा, यानी थर्ड एलिमेंट मिलेगा, वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा और एन में बिलोंग करेगा और यूनिक होगा। ऑब्वियस ही बात है भाई। 2 + 3 लें 5 मिलेगा, यूनिक है, नेचुरल नंबर है। 5 + 8 लें कितना मिलेगा, 13, जाहिर सी बात है यूनिक है, नेचुरल नंबर है। उसी तरीके से ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए मैं इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मल्टीप्लीकेशन ले लूं, बाइनरी ऑपरेशन, यहां पे स्टार क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन जो है, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, वो यूनिक होगा और एक नेचुरल नंबर होगा। जाहिर सी बात है भाई। आप 2 × 3 लो, 6 है, यूनिक है, सिंगल आ रहा है और नेचुरल नंबर भी है। क्लियर है। इसके अलावा आप 5 × 4 लो, कितना आएगा, 20 आएगा, यूनिक है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी है, बिलोंग कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन माइनस ले लूं, यानी सब्ट्रैक्शन, यानी यहां मैंने स्टार क्या लिया है, सब्ट्रैक्शन, तो अब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो है बिलोंगिंगनेस की। यानी कि अगर मैं 2 - 3 लेता हूं तो -1 आएगा, और -1 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो जाहिर सी बात है -1 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है,
तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जो भाई दो कंडीशन होती हैं, एक तो बिलोंग करना चाहिए उसी सेट में और दूसरा यूनिक होना चाहिए, तो बिलोंग तो कर ही नहीं रहा, तो इस चार्ज ये वाला जो है बाइनरी ऑपरेशन इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, ये तो हो गए एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं अच्छे अच्छे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसमें मैंने अपनी तरफ से एक बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया। मैंने पहले आपको बताया था ना, आप चाहो तो अपनी तरफ से भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने अपनी तरफ से एक बाइनरी ऑपरेशन यहां पे डिफाइंड किया, विच इज एटलीस्ट ए कॉमा बी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि फॉर एवरी a comma b belongs to set of natural number such that a स्टार b मैंने क्या डिफाइंड किया है? मैंने डिफाइंड किया एट लीस्ट a comma b या एट लीस्ट मिनिमम ऑफ a comma b, ऐसे करो। यानी कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लो और आपने उन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, और बाइनरी ऑपरेशन मैंने क्या डिफाइंड किया है कि भाई जो बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार बी का, इसका मतलब ये है कि जो ए और बी है उसका जो मिनिमम है, उसका जो मिनिमम आएगा, है ना, उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैंने 2 स्टार 3 लिया, तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 2,3। ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 2,3। अब मिनिमम ऑफ 2,3 कितना है? कितना होगा? 2 और 3 में से मिनिमम 2 होगा, तो इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट 2, यानी कि 2 तो आना ही आना चाहिए मिनिमम, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि 2 स्टार 3 का जो रिजल्ट है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पे यूनिकनेस खत्म हो गई, यानी कि 2 स्टार 3 का आंसर यूनिक नहीं आ रहा, सिंगल नहीं आ रहा है ना। एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 2,3 होगा, यानी कि 2,3 में मिनिमम कितना है? 2, यानी मिनिमम 2 तो हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, कितना भी ज्यादा हो सकता है। तो यहां पे यूनिकनेस खत्म हो गई, तो ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन हमें सेट को देख के ही पता लग जाएगा कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन जिस सेट में डिफाइंड हो रहा है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में डिफाइंड होगा या नहीं होगा, यानी कि वो बाइनरी ऑपरेशन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, है ना। वो पहली कंडीशन क्या है? बिलोंगिंगनेस की, और दूसरी है यूनिकनेस की, 2 ही कंडीशन होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े जिससे हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, ये तो ये हो गया। अब देखिए, अभी मैंने सब रब कर दिया है, अब देखें। अब स्टूडेंट्स, हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में तो अच्छे से पढ़ लिया कि भाई बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, उसके एग्जांपल्स भी पढ़ लिए, है ना। इसके अलावा हमने बाइनरी ऑपरेशन को मैथमेटिकली लिखा कैसे जाता है ये भी समझ लिया। अब कुछ स्पेशल टाइप के बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं ना, और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज भी होती है, मतलब कुछ स्पेशल टाइप के बाइनरी ऑपरेशंस तो होते ही हैं, और कुछ बाइनरी ऑपरेशन की कुछ अलग से प्रॉपर्टीज भी होती हैं, हम उनके बारे में पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है आपका कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बीओ का मतलब है बाइनरी ऑपरेशन, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्या होता है ये, सपोज करिए आपको कोई एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, ठीक है, और जो स्टार है वो एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ए। ठीक है, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार बाइनरी ऑपरेशन तो है, मगर किस तरह का बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो स्टार एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है उसी सेट ए पे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ देन आप कोई भी इस सेट से दो एलिमेंट्स उठा लो, फॉर एवरी A, B belongs to A, such that इस तरह से कि A स्टार B हमेशा बराबर होगा B स्टार A के। ये हो गई कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी। क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है इसी सेट ए पे, तो आप सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू A, सच डेट, तो वो इस प्रॉपर्टी को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है आपका कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, अगर मान लो मैंने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मैंने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया साहब एडिशन, तो जाहिर सी बात है कम्यूटेटिव होगा। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, आप ले लो 2 + 3 तो वो बराबर होंगे 3 + 2 के, जाहिर सी बात है। कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा लो, है ना, आप लोगे 5 + 4 बराबर होगा 4 + 5 के। उसी तरीके से अगर आप मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड करते हो तो दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करोगे, जैसे कि आपने करा 2 × 3 तो वो बराबर होगा 3 × 2 के, या आपने करा 4 × 5 या 5 × 4 बराबर होगा 4 × 5 के। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए आपके कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के। क्लियर है स्टूडेंट्स, देखिए ये होता है आपका कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। देखिए सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है आपका एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, बीओ का मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन बहुत बड़ा वर्ड है तो मैं बार बार बाइनरी ऑपरेशन तो नहीं लिख पाऊंगा, तो इसीलिए मैंने बीओ लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अब इसको भी डिफाइन करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले वही लेते एक नॉन एम्प्टी सेट, लेट एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार क्या है स्टूडेंट, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। ठीक है, यानी स्टार बाइनरी ऑपरेशन तो है मगर उसके साथ साथ एसोसिएटिव भी है। तो देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी तीन एलिमेंट्स उठा लो सेट ए के, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सच डेट ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज, और ये ऑपरेट हो रहा है स्टार सी से,
ये इक्वल होगा ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी के। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि आपने सबसे पहले ए स्टार बी एक बाइनरी ऑपरेशन लगाया ए और बी के बीच में, उसको ब्रैकेट में बंद किया और उसको ऑपरेट कराया सी के साथ। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है आपका, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इस एक्सप्रेशन के बराबर होगा। यानी कि ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी इक्वल है ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के। अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी अगर बाइनरी ऑपरेशन इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो स्टूडेंट उस बाइनरी ऑपरेशन को कहा जाएगा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो, आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले सकते हो, उसमें एडिशन बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे हमेशा एसोसिएटिव होगा, आप खुद चेक कर सकते हो। आप सेट ऑफ इंटीजर ले सकते हो, उसमें आप एडिशन या मल्टीप्लीकेशन कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे वो हमेशा एसोसिएटिव होगा, आप चेक कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए, अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है जिसके हम बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली एक एलिमेंट है, टर्म क्या है? एक एलिमेंट है विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये क्या होता है इसको देखिए, हेडिंग डाल देता हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट। थोड़ा नीचे लिख दे। आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट होता है जिस एलिमेंट को आप उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट कराओ आपको वापस वही एलिमेंट मिल जाएगा बस। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा एलिमेंट होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिस एलिमेंट को आप सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट कराओ और आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाए, तो उस कंडीशन में उस एलिमेंट को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को स्टूडेंट्स हमेशा ई से डिनोट किया जाता है जर्नल वे में। ठीक है, जब हम जर्नली आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन करते हैं तो हमेशा ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं। लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, और यहां पे स्टूडेंट जो स्टार है वो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। इज एनी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। ठीक है, ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है सेट ए पे। देन देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट ई इस सेट में बिलोंग कर रहा है सच डेट, इस तरह से कि आप कोई भी एलिमेंट उठाओ सेट ए का जो सेट ए में बिलोंग करता हो, या आप इसको ऐसे लिखो कि ए जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है उसी सेट ए पे, है ना। और इस सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट कर रहा है सच डेट, इस तरह से कि ए स्टार ई इक्वल है ई स्टार ए इक्वल है ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर हुआ? इसका मतलब यह है कि ए तो एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए पे, तो इस सेट ए में एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट कर रहा है कि उस एलिमेंट के साथ सेट ए का कोई भी एलिमेंट आप ऑपरेट कराओ, चाहे आप ए स्टार ई करो चाहे आप ई स्टार ए करो, आपको वापस वही एलिमेंट ए मिल जाएगा। अगर सेट ए के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है
तो उस एलिमेंट को आप कहोगे आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या कहोगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है बेसिकली वो सेट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस सेट पे काम कर रहे हो, और बाइनरी ऑपरेशन के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का बाइनरी ऑपरेशन लगाया है। जैसे कि मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए अभी मैं इसको रब कर दे रहा हूं। देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन लेता हूं, तो देखिए यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट? 1, क्योंकि 1 के साथ आप कोई भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो आपको वापस वही नेचुरल नंबर मिल जाएगा। यानी कि a स्टार 1 करो चाहे 1 स्टार a करो आपको a मिलेगा, और a क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पे अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एडिशन ले लूं तो यहां पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 0, और 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। जाहिर सी बात है ना भाई। आप कोई भी नंबर को जब 0 के साथ ऐड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, मगर 0 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, तो यहां पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, अगर मैं अपनी तरफ से ही कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड करता हूं, जैसे सपोज करो मैंने करा सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार, और जहां पे स्टार क्या है? स्टार है a स्टार b इज इक्वल्स टू LCM ऑफ a कॉमा b। यानी कि आपने दो एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? उन दोनों एलिमेंट का LCM। ठीक है। अब यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट? 1, क्योंकि 1 का आप LCM किसी भी नंबर के साथ लोगे आपको वापस वही नंबर मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने a स्टार e किया चाहे e स्टार a करा आपको वापस a मिल गया। यानी कि आप किसी भी नंबर का LCM 1 के साथ लोगे आपको वही नंबर मिलेगा। तो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। क्लियर है? तो बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है सेट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, और आप किस तरह का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन में, फिर एडिशन में देखा, फिर यहां पे देखा जब हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया अपने टर्म में। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एक और टर्म रह गया है विच इज इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इनवर्स एलिमेंट। अब ये इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जब तक किसी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इनवर्स एलिमेंट कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। इसीलिए इनवर्स के एग्जिस्ट करने के पीछे केवल एक ही रीजन है कि उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। एक बार देखिए उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, let A be any non-empty set and star is any binary operation on A। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, and there exists E which belongs to A। यहां पे E क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है उसी सेट ए पे, और ई क्या है? ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर है? अब देखिए,
देन इफ अगर ए बिलोंग कर रहा है, ए कोई भी एक एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो इस ए के करस्पॉन्डिंग ही एक ऐसा बी एग्जिस्ट करेगा सेट ए में इस तरह से, सच डेट कि अगर आप ए स्टार बी लिखो या आप बी स्टार ए लिखो, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। क्लियर है? यानी कि आप इसको यहां से अगर देयर एग्जिस्ट हटा दो तो ज्यादा सही रहेगा। इसको आप ऐसे लिखो, एंड ई बिलोंग्स टू ए, देन या इसको, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपको एक नॉन एम्प्टी सेट ए दे रखा है और स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है उसी सेट ए पे, और ई क्या है? ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। जाहिर सी बात है, आइडेंटिटी एलिमेंट का बिलोंग करना जरूरी है ना। उस कंडीशन में सेट ए में कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है अगर कि उसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट बी भी एग्जिस्ट करता है उसी सेट में, कि अगर आप ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो उस केस में ये जो बी एलिमेंट है स्टूडेंट, ये इस ए का क्या होगा? इनवर्स होगा। तो बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, कि b इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि b इज इक्वल्स टू ए डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप b की जगह ए इनवर्स लिखोगे तो ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई। क्लियर है? और अगर आप ए डैश करके लिखोगे तो ए स्टार ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश स्टार ए इज इक्वल्स टू ई। कैसे भी लिख लो, ठीक है। तो इनवर्स किसी भी एलिमेंट का तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको एक नॉन एम्प्टी सेट ए दे रखा है, आपको एक नॉन एम्प्टी सेट ए दे रखा है, स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट ए पे, और उस सेट ए में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है ए। उस कंडीशन में सेट ए का हमने कोई एक एलिमेंट उठाया, उसके करस्पॉन्डिंग एक बी ऐसा एलिमेंट सेट ए में एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह से, सच डेट कि आप ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो, आपको अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो उस केस में बी क्या होगा? ए का इनवर्स होगा। यानी कि बी को आप ए इनवर्स भी लिख सकते हो या बी को आप ए डैश भी लिख सकते हो। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझाता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, बस आप ये समझ लीजिए कि इनवर्स एलिमेंट के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि भाई इस सेट के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पहले से मौजूद है, तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स मैंने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स और इसमें मैंने एडिशन बाइनरी ऑपरेशन लिया, तो एडिशन है तो इसका मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मैं 2 लेता हूं, ठीक है, तो मैं 2 का इनवर्स क्या होगा? यानी कि 2 का ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसको मैं अगर इसमें ऐड करूं तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए -2। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 2 में -2 ऐड कर दूं तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाएगा। यानी कि 2 का इनवर्स क्या होगा? जो 2 है इसका इनवर्स क्या होगा? -2 होगा। समझ में आ गया है ना? अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि मैं इसी z में मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड कर दूं, अब इसका क्या है? देखिए, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा, मगर यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इनवर्स नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहां पे
मैं अगर मान लो 2 लेता हूं तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 1 मिल जाए? 1/2 का। इसका मतलब है कि जो 2 है उसका इनवर्स कितना होगा? 1/2। और 1/2 तो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग ही नहीं करता स्टूडेंट्स। समझ में आई कुछ बात? इसका मतलब ये है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करे उस सेट के अंदर, मगर अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी है उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने जो इससे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया तो उसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा। मगर यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो है 1, मगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि 2 का इनवर्स 1/2 होगा और 1/2 कभी भी सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं करता। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो मैंने आपको आज के इस लेक्चर में सबसे पहले समझाया है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि उसका ग्रुप थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप के बारे में, क्योंकि अब आपको बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब ग्रुप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ग्रुप बना कैसे, कौन कौन सी स्टेप्स थी जिससे कि ग्रुप जनरेट हुआ, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप उन्हीं सारे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? देखिए अभी मैं इसे रब कर दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की। देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसका एक जर्नली समझाऊं पहले, उसके बाद हम डेफिनेशन पर आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी एक आपको नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है और वो नॉन एम्प्टी सेट के अंदर एटलीस्ट एक बाइनरी ऑपरेशन तो कंटेन होना ही चाहिए। अब अगर मैंने वर्ड यूज किया एटलीस्ट 1 बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब ये है कि हो सकता है एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है कोई नॉन एम्प्टी सेट ऐसा हो जिसके अंदर 2 बाइनरी ऑपरेशन हो, वो भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। हो सकता है कोई नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर 3 बाइनरी ऑपरेशन हो, वो भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। या किसी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर अगर 3 से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन है तो वो भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही होगा। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन अगर कंटेन करते हैं तो वो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। देखिए एनी नॉन एम्प्टी सेट ए, एनी नॉन एम्प्टी सेट ए। अब चाहो तो आप इसको मैथमेटिकली इस तरह से नॉन एम्प्टी लिख सकते हैं, और अगर वर्ड में लिखना चाहो तो वर्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको लिखा है। इसको लिखने का तरीका आप लोगों ने 10th 11th 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, एनी नॉन एम्प्टी सेट ए which is equipped with 1 or more binary operations। इसका मतलब क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जो कि इक्विप्ड हो with 1 or more binary operation, then it is said to be a algebraic structure। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आपको दे रखा है जो कि इक्विप्ड हो विद 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा अगर बाइनरी ऑपरेशन कंटेन कर रहे हैं
उस केस में वो कहलाएगा आपका नॉन एम्प्टी सेट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो कि इक्विप्ड हो, यानी कि जिसके अंदर कंटेन हो एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन, उस केस में वो नॉन एम्प्टी सेट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? देखिए एग्जांपल से आपको और समझ में आ जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए हमने एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया और इसके अंदर हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया एडिशन। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई भी आप दो नेचुरल नंबर ले लो, उनको आप ऐड करो, एक नेचुरल नंबर आएगा, वो यूनिक होगा और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेन करेगा। देखिए एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स और इसमें मैंने दो बाइनरी ऑपरेशंस इन्वॉल्व कर दिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हो सकते हैं? क्लियर है? देखिए बेसिकली मैंने अभी आपको इसी लेक्चर में समझाया था कि बाइनरी ऑपरेशन की बेसिकली दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है? बिलोंग करना चाहिए, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट अगर आप किसी सेट के ले रहे हो और उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो तो जो आपको थर्ड एलिमेंट मिलेगा वो भी उसी सेट का मेंबर होना चाहिए, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन होती है यूनिकनेस की, यानी कि जब दो एलिमेंट्स में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो जो हमें थर्ड एलिमेंट मिलता है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखिए यहां पे आप दो, अगर मान लीजिए मैं एडिशन की बात करूं, आप दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, आपको तीसरा भी एक इंटीजर ही मिलेगा और यूनिक होगा। ठीक है, तो एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। आप अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक थर्ड इंटीजर मिलेगा और वो हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन भी इसमें बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया आपका एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए एक और बात करते हैं। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, चलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने लिया, ठीक है, और इसमें मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया माइनस। अब बताइए क्या ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइनस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप मान लीजिए 2 - 3 लेते हो तो -1 आएगा और -1 कभी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में स्टूडेंट्स बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि बिलोंगिंगनेस वाली प्रॉपर्टी खत्म हो गई, क्योंकि -1 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा, इसीलिए यह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया और इसमें मैंने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया अपनी तरफ से। ठीक है, मैंने आपको पहले भी इसी लेक्चर में बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन हम अपनी तरफ से भी डिफाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइंड किया? मैंने कहा कि A स्टार B इक्वल होगा LCM ऑफ A, B। यानी कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर में जो बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे तो वो किसके बराबर होगा? एलसीएम ऑफ वो जो दो एलिमेंट्स हैं उनका। यानी कि A स्टार B इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ A, B। यानी कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, मान लो मैंने ले लिया 2 स्टार 3, तो इसका क्या मतलब हो गया? एलसीएम ऑफ 2, 3। इसका मतलब हो गया 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और बनाता हूं अच्छा सा। मान लीजिए मैंने लिया पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या मतलब है? इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक सेट है। अब इस सेट के अंदर क्या है? सारे के सारे सबसेट्स होंगे। तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन हमने लगाया यूनियन और एक बाइनरी ऑपरेशन लगाया हमने इंटरसेक्शन। यानी कि आप कोई भी दो
सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो सबसेट्स होते हैं, अगर आप उनका यूनियन लोगे तो भी आपको एक नेचुरल नंबर का ही सबसेट मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप कोई भी दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सबसेट्स लोगे और उनका इंटरसेक्शन करोगे तो आपको आउटपुट में भी, यानी कि जो उसका रिजल्ट होगा वो भी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस इसका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर आप चाहो तो दो से एक ऐसा भी नॉन एम्प्टी सेट आप अगर कोई डिफाइन करते हो जिसमें दो से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो तो वो भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। देख लीजिए एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं हम। देखिए, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लीजिए, मैंने इसमें 3 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किए। देखिए, स्टार 1, स्टार 2 और स्टार 3। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए स्टार 1 क्या है। अगर मान लीजिए मैं स्टार 1 को डिफाइंड करूं तो अगर मैं ए और बी के बीच में स्टार 1 यानी पहला बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूं, स्टार 1 हो गया पहला बाइनरी ऑपरेशन, स्टार 2 दूसरा और स्टार 3 तीसरा। तो अगर मैं पहला बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूं तो ये वाला मैंने डिफाइंड किया है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, अगर मैं दूसरा बाइनरी ऑपरेशन ए और बी के बीच में लगाता हूं तो इसको मैंने डिफाइंड किया है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। और अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं तीसरा बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूं ए और बी के बीच में तो इसको मैंने डिफाइंड किया है मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है, तो इसमें 3 बाइनरी ऑपरेशन है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मगर अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा, इसको मैं अभी रब कर देता हूं, अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करूं, मान लीजिए मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लिया और इसमें मैंने ये जो स्टार है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है और यहां पे स्टार का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एटलीस्ट मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। अब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पे यूनिकनेस खत्म हो गई। आप कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में यहां बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो यूनिक नहीं होगा। यूनिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका जो रिजल्ट होगा वो एटलीस्ट मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी का कोई भी जो मिनिमम एलिमेंट होगा उतना तो होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिकनेस खत्म हो गई है ना। यानी कि अगर मान लो मैं 2 स्टार 3 का बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लेता हूं तो इसका मतलब हो गया एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 2,3। तो इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि एटलीस्ट, अब मिनिमम ऑफ 2,3 में मिनिमम कौन सा होगा, 2 होगा। तो देखो 2 तो होगा ही होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तो यूनिकनेस खत्म हो गई। तो यहाँ पे ये स्टार इसका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब दूसरे टर्म की बात करते हैं। अब ये जो दूसरा टर्म है स्टूडेंट ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से ही निकला है। ये जो दूसरा वाला टर्म है ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से ही निकला है। ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरा टर्म कौन सा है दूसरा टर्म है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, सॉरी सेमी ग्रुप नहीं, दूसरा टर्म है आपका क्वासी ग्रुप। सेमी ग्रुप इसके बाद आएगा, क्वासी ग्रुप, या फिर आप कह सकते हो ग्रुपॉइड। दोनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना, चाहे आप क्वासी ग्रुप की बात करो चाहे आप ग्रुपॉइड की बात करो। देखो ध्यान से समझना, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं अपने वर्ड्स में। कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ ही गया है ना।
कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग्जैक्टली एक बाइनरी ऑपरेशन कंटेन करे, ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्वासी ग्रुप या फिर ग्रुपॉइड। क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो देखिए, एनी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर contain exactly one binary operation, BO का मतलब बाइनरी ऑपरेशन, then it is said to be a quasi group। क्वासी ग्रुप, या फिर आप इसको कह सकते हो ग्रुपॉइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, यानी कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको दे रखा है और उसके अंदर अगर उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एग्जैक्टली एक बाइनरी ऑपरेशन हो तो उसको क्या कहेंगे? या तो क्वासी ग्रुप कहेंगे या फिर ग्रुपॉइड कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इसके अंदर एडिशन है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली एक बाइनरी ऑपरेशन है, ग्रुपॉइड कहलाएगा। इसके अलावा मान लीजिए पावर सेट ऑफ आपने नेचुरल नंबर ले लिया और इसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन है यूनियन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। मान लीजिए आपने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इसके अंदर एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, ये आपका क्वासी ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन है। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग्जैक्टली एक बाइनरी ऑपरेशन हो, तो ये जो होगा आपका, ये क्वासी ग्रुप नहीं होगा, ये दोनों आपके क्वासी ग्रुप होंगे। ठीक है, तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग्जैक्टली एक बाइनरी ऑपरेशन हो वो कहलाता है आपका क्वासी ग्रुप या फिर ग्रुपॉइड। तो यहां पे ये दोनों तो आपके क्या होंगे? क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड, मगर ये आपका क्वासी ग्रुप नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उसके एग्जांपल्स हो गए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं थर्ड टर्म के बारे में स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो थर्ड टर्म है ना, ये इस क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड से ही निकलेगा। देखो ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप समझा रहा हूं कि बेसिकली ग्रुप बना कैसे। ठीक है ना, तो ये सारी जो स्टेप्स हैं ये ग्रुप के बनने की ही स्टेप्स हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ग्रुप कैसे बन गया, बस आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। ये हो गया आपका क्वासी ग्रुप। अब ये क्वासी ग्रुप किससे निकला था? ये क्वासी ग्रुप निकला था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से। अब जो मैं तीसरा वाला टर्म बताने जा रहा हूं सेमी ग्रुप, वो इसी क्वासी ग्रुप से ही निकलेगा, यानी इस क्वासी ग्रुप से ही बनेगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको मैं रब कर देता हूं ताकि अब हम सेमी ग्रुप की बात कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा टर्म है आपका सेमी ग्रुप। देखो ध्यान से समझिएगा, let G star is any quasi group या फिर आप कह सकते हो ग्रुपॉइड। ठीक है, लेट जी स्टार कोई भी आपका क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड है। इसका मतलब ये है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एग्जैक्टली एक बाइनरी ऑपरेशन इन्वॉल्व है। तो जी स्टार कोई भी क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड है। ठीक है, देन it is said to be a semi group
then it is said to be a semi group if the binary operation star satisfy the associative property, ध्यान से समझिएगा अब स्टूडेंट्स, देखिए मैंने क्या लिखा है, अगर G स्टार कोई भी क्वासी ग्रुप है, यानी कि एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग्जैक्टली एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये सेमी ग्रुप कब कहलाएगा? ये सेमी ग्रुप कब कहलाएगा? जब ये जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ये सेटिस्फाई करे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, यानी कि ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन ये कैसा हो? ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, जिसमें ये जो ए बी सी है फॉर एवरी ए बी सी ये बिलोंग करने चाहिए जी में। क्लियर है? यानी कि स्टूडेंट्स अगर जी स्टार एक क्वासी ग्रुप है या फिर ग्रुपोइड है, यानी कि एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग्जैक्टली एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये क्वासी ग्रुप या ग्रुपोइड सेमी ग्रुप कब कहलाएगा? जब ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन जब एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन बन जाए उस केस में हम कहेंगे कि ये जो जी स्टार है आपका ये कैसा है? सेमी ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि ये जी स्टार आपका सेमी ग्रुप कब कहलाएगा? सेमी ग्रुप कब कहलाएगा? जब ये जो स्टार है आपका ये कैसा हो? ये हो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। कैसा हो? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा तभी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है भाई? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा तभी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वासी ग्रुप कहलाता है आपका सेमी ग्रुप। ठीक है, अब देखिए क्लियर हो गया? यानी कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा, उससे हमने क्या निकाला? क्वासी ग्रुप निकाला, और उसी क्वासी ग्रुप से हमने सेमी ग्रुप बना दिया। ठीक है, यानी कि जो क्वासी ग्रुप था जिसमें जो बाइनरी ऑपरेशन इन्वॉल्व था, अगर वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन बन जाए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो क्या होगा? ये जो जी स्टार आपका क्वासी ग्रुप है ये सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो मैंने डेफिनेशन में यही लिखा है, जी स्टार इज एनी क्वासी ग्रुप देन इट इज सेड टू बी अ सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं सेमी ग्रुप के, तो इसके एग्जांपल्स भी बहुत सिंपल है। मान लो आपने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, यहां पे आप कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए 3, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है ना? यानी कि मान लो मैंने ले लिया 2, 3 और 4 जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैंने लिया 2 इंटू सॉरी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है 2 इंटू 3 और इसका मल्टीप्लीकेशन किया मैंने 4 से,
तो ये इक्वल होगा 2 इंटू 3 इंटू 4, होगा कि नहीं होगा? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है भाई, 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4, एसोसिएटिव है। ठीक है, आप नेगेटिव नंबर भी लोगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, आप चाहो तो कोई नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो। देखो मान लो मैंने ले लिया -1, 2 और -3। अब देखिए -1 इंटू 2 और इसका मल्टीप्लीकेशन किया -3 में, ये बराबर होगा -1 इंटू 2 इंटू -3 के। देखिए कैसे होगा, -2 इंटू -3 6, और ये क्या होगा -1 इंटू -6 6, तो ये कितना हो गया देखो -2 इंटू -3, और ये भी क्या हो गया -1 इंटू -6, तो ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। क्लियर है? तो देखिए क्वासी ग्रुप तो ये है ही है, साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक सेमी ग्रुप भी होगा। ये क्या होगा, ये आपका एक सेमी ग्रुप भी बन जाएगा। इस तरह से और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके चेक कर सकते हैं कि वो सेमी ग्रुप है या नहीं। ठीक है ना, बस एक कंडीशन याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइंड कर रहे हो वो बाइनरी ऑपरेशन होना भी चाहिए, यानी वो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि पहली कंडीशन हो गई बिलोंगिंगनेस की और दूसरी हो गई यूनिकनेस की। ठीक है, अब देखिए सेमी ग्रुप के बाद में जो फोर्थ टर्म आएगा वो सेमी ग्रुप से ही निकलेगा, और उस टर्म का नाम है मोनोइड। क्या है? मोनोइड। ध्यान से समझिएगा। देखिए जो चौथा टर्म आएगा, पहला हो गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया क्वासी ग्रुप और तीसरा हो गया सेमी ग्रुप, चौथा होगा आपका मोनोइड। ठीक है, मोनोइड। तो देखिए मोनोइड क्या होगा स्टूडेंट, कोई भी आपको सेमी ग्रुप दे रखा है, अब आपको ये तो पता चल चुका है सेमी ग्रुप क्या होता है। कोई भी आपको सेमी ग्रुप दे रखा है, अगर उस सेमी ग्रुप के अंदर आप आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन कर दो या आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रवेश कर दो, उस केस में वो सेमी ग्रुप आपका मोनोइड बन जाएगा। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एग्जांपल से इसको और समझेंगे। देखिए एनी सेमी ग्रुप, कोई भी सेमी ग्रुप आपको दे रखा है G स्टार, is said to be a monoid if it contain the identity element E. आइडेंटिटी एलिमेंट E, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट को जनरली हम ई से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कोई भी सेमी ग्रुप G स्टार आपका मोनोइड कब कहलाएगा, जब उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रवेश हो जाए, तब वो आपका मोनोइड बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो देखिए मोनोइड भी किससे निकला है, सेमी ग्रुप से। सेमी ग्रुप किससे निकला था, क्वासी ग्रुप से, और क्वासी ग्रुप किससे बना था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कैसे इंटरलिंक्ड हो रही हैं। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं मोनोइड को, है ना, एग्जांपल से इसको ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एक चीज और है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मैंने बाइनरी ऑपरेशन में भी आपको समझाया था, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये सेट के नेचर पे, कि आप किस तरह के सेट पे काम कर रहे हो और आप किस तरह के बाइनरी ऑपरेशन का यूज कर रहे हो, इन दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? यानी कि सेट के नेचर पे भी डिपेंड करता है और बाइनरी ऑपरेशन जो सेट पे यूज हुआ है उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम उसी हिसाब से लेते हैं जिस हिसाब का आपका सेट है, गिवन सेट, और उस सेट में यूज होने वाला बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखिए, ठीक है,
अब यहां पे देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब आपको ये मालूम है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि आप जब भी उसमें किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट कराते हो तो आपको वही एलिमेंट मिलता है, यही तो होता है, ठीक है भाई। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन यही तो होता है, जब आप ए स्टार ई करो चाहे आप ई स्टार ए करो तो आपको ए ही मिलेगा, यही होता है बाइनरी ऑपरेशन का मतलब। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वन होगा, वन होगा। वन के साथ आप किसी भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करो आपको वन ही मिलेगा। तो देखो ध्यान से, क्वासी ग्रुप है क्योंकि एक बाइनरी ऑपरेशन है, सेमी ग्रुप भी होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, और आइडेंटिटी भी है, तो ये मोनोइड है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब मान लो मैंने एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर और लिया और इसमें मैंने बाइनरी ऑपरेशन एडिशन कर दिया, अब ये मोनोइड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका e इज इक्वल्स टू 0, और 0 नेचुरल नंबर में इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये मोनोइड नहीं होगा। सेमी ग्रुप तक होगा मगर मोनोइड नहीं होगा, क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने लिया सेट ऑफ इंटीजर और इसमें मैंने एडिशन क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ये मोनोइड होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 0 होगा, क्लियर है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा सा, देखिए अगर मान लो मैंने ले लिया पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया, मैंने जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यूनियन ले लिया, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या ले लिया, वो ले लिया यूनियन। तो अब यहां पे ठीक है, अब यहां पे मैंने बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया है, यूनियन लिया है। अब ये बताइए क्या ये मोनोइड होगा? भाई देखिए ये क्वासी ग्रुप तो है ही है ना, क्वासी ग्रुप के साथ में ये सेमी ग्रुप भी होगा, मगर ये बताइए क्या ये मोनोइड होगा? देखिए ध्यान से, यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मैं देखूं तो क्या होगा, अगर आप कोई भी सबसेट का यूनियन लो तो ऐसा कोई सबसेट आप जानते हो जिसके साथ अगर यूनियन लो तो आपको वही सेट मिल जाए? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि अगर आप कोई आपको एक सेट दे रखा है, मान लो 2 3 4, और मुझे इसका यूनियन लेना है एक ऐसे सेट के साथ में जिससे मुझे यही सेट वापस मिल जाए, बताइए क्या ऐसा कोई पॉसिबल यूनियन है? बिल्कुल है, एम्प्टी सेट। अगर आप इस सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लोगे तो आपको वापस यही सेट मिल जाएगा, तो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो ये भी एक मोनोइड है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये भी क्या है, ये भी एक मोनोइड है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स, ये एक मोनोइड है, ये मोनोइड नहीं है, ये मोनोइड है और ये मोनोइड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मोनोइड हो गया, इससे पहले सेमी ग्रुप हो गया, उससे पहले क्वासी ग्रुप हो गया, उससे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं उस टर्म के बारे में जिस टर्म पे आज का मैंने ये पूरा लेक्चर बनाया था, और उस टर्म का नाम है ग्रुप। अब आप देखिए कि मोनोइड से ग्रुप कैसे बनता है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। मोनोइड से ग्रुप कैसे बनता है, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ग्रुप बताऊंगा इसके बाद, मोनोइड से ग्रुप कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स को और डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि
जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन उसमें जो दे रखा है क्या वो वाकई में बाइनरी ऑपरेशन है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या वो क्वासी ग्रुप है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या वो सेमी ग्रुप है, और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि अगर वो सेमी ग्रुप है तो क्या वो मोनोइड है या नहीं है। ठीक है, ग्रुप के बारे में उसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल्स भी जरूरी हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल को देख के कि क्या उसके अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन इन्वॉल्व है वो वाकई में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। उसके बाद में हम देखेंगे, देखो स्टूडेंट बीओ का मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना, नाम थोड़ा बड़ा है इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो क्वासी ग्रुप है, ठीक है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो सेमी ग्रुप है, और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि सब कुछ होने के बाद क्या वो मोनोइड है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और इसमें मैंने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया a स्टार b इज इक्वल्स टू LCM ऑफ a कोमा b। ये अब देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये बाइनरी ऑपरेशन तो है। क्यों है? क्योंकि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर के LCM लोगे वो एक नेचुरल नंबर ही आएगा और यूनिक होगा, तो बाइनरी ऑपरेशन तो है यहाँ पे। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन है ये। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्वासी ग्रुप। तो देखो स्टूडेंट, क्वासी ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन इन्वॉल्व हो, तो ये क्वासी ग्रुप भी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी ग्रुप के बारे में। तो अब ये चेक करते हैं कि क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यानी कि अगर मान लो मैं 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 ये तीन में नेचुरल नंबर्स लेता हूं। ठीक है, तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 स्टार 3 स्टार 4, यही कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो 2 स्टार 3 का क्या मतलब हो गया, एलसीएम ऑफ 2 और 3, तो वो हो गया आपका 6। अब इसका मैंने बाइनरी ऑपरेशन किया 4 के साथ में, इज इक्वल्स टू 2 स्टार। अब देखो स्टूडेंट 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, अब 2 का बाइनरी ऑपरेशन किया मैंने 12 के साथ। अब देखो 6 और 4 का बाइनरी ऑपरेशन निकालते हैं, यानी कि 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 24। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 2 स्टार 12 का। ठीक है, तो अगर मैं टू और 12 का एलसीएम लूं तो कितना आएगा। अगर मैं 2 और 12 का एलसीएम लूं तो जाहिर सी बात है 12 आएगा। ठीक है ना, अगर मैं 2 और 12 का एलसीएम लूं तो 12 आएगा, तो ये दोनों तो इक्वल है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका सेमी ग्रुप नहीं होगा, और अगर ये सेमी ग्रुप नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये मोनोइड भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मोनोइड होने के लिए उसका सेमी ग्रुप होना जरूरी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं कोई अच्छा सा। देखिए मान लीजिए मैंने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में स्टूडेंट मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया एडिशन। ठीक है, अब देखिए एडिशन बाइनरी ऑपरेशन तो है, क्योंकि दो इंटीजर्स का अगर आप सम करते हो तो जाहिर सी बात है जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, तो बाइनरी ऑपरेशन तो ये है। क्वासी ग्रुप भी है क्योंकि एक बाइनरी ऑपरेशन है। सेमी ग्रुप भी होगा, एडिशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करेगी। और क्वासी ग्रुप की बात, मोनोइड की बात करें तो मोनोइड भी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एडिशन के रेस्पेक्ट में 0।
बात समझ में आ रही है कैसे चेक किया जाता है? अब आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा? देखिए, अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं लेता हूं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और यहां पे मैं बाइनरी ऑपरेशन लेता हूं यूनियन। तो देखो, दो नेचुरल नंबर का सबसेट का अगर मैं यूनियन लूं तो जाहिर सी बात है एक सबसेट ही होगा। क्वासी ग्रुप तो होगा ही होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन है। सेमी ग्रुप होगा, हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि यूनियन है, ठीक है। और मोनोइड भी होगा। मोनोइड कैसे होगा? क्योंकि इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एम्प्टी होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? एम्प्टी। क्योंकि आप किसी भी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लोगे तो आपको वही सेट मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये चारों होंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से इसको चेक किया जाता है कि कौन सा आपको जो एग्जांपल दे रखे हैं, यानी कि कौन सा आपको जो सेट दे रखा है वो सेट आप में बाइनरी ऑपरेशन उसमें इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, है या नहीं है, क्वासी ग्रुप है या नहीं है, सेमी ग्रुप है या नहीं है, मोनोइड है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इसमें मैंने बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइंड किया a star b is equals to at least minimum of a comma b, ठीक है। अब ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये बाइनरी ऑपरेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिकनेस खत्म हो गई। यूनिकनेस तो खत्म हो ही गई, क्योंकि देखिए एटलीस्ट मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, यानी कि इतना तो होना ही चाहिए इसका आंसर, इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो यूनिकनेस खत्म हो गई। अब अगर यूनिकनेस ही इसमें नहीं रही तो ये बाइनरी ऑपरेशन ही जब नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि ना तो ये क्वासी ग्रुप होगा क्योंकि ये शुरू में ही फेल हो गया, ना ये सेमी ग्रुप होगा, ना ये सेमी ग्रुप होगा, और जाहिर सी बात है ना ये मोनोइड होगा क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। क्लियर है? तो अगर किसी सेट में वो बाइनरी ऑपरेशन ही ना हो तो जाहिर सी बात है कि ना तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो ना क्वासी ग्रुप होगा, ना सेमी ग्रुप होगा, ना मोनोइड होगा, कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं ग्रुप के बारे में। ये हमने ये तो चेक करना सीख लिया कि हम कैसे चेक करते हैं कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है तो वो क्वासी ग्रुप है या नहीं है, क्वासी ग्रुप है तो सेमी ग्रुप है या नहीं है, और सेमी ग्रुप है तो वो मोनोइड है या नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं हेडिंग डालता हूं ग्रुप, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्रुप है वो आपका मोनोइड से ही निकलेगा। जैसे मोनोइड सेमी ग्रुप से निकला था, सेमी ग्रुप क्वासी ग्रुप से निकला था, और क्वासी ग्रुप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से निकला था, ठीक है। उसी तरीके से जो ग्रुप होगा वो आपका किससे निकलेगा? मोनोइड से निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए मोनोइड की अगर मैंने बात करी है तो जाहिर सी बात है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, ठीक है, और एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप
मोनोइड ग्रुप कब बनेगा? मोनोइड ग्रुप तब बनेगा जब मोनोइड के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन इन्वॉल्व हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? यानी कि अगर आपको कोई मोनोइड दे रखा है, उस मोनोइड के अंदर अगर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू डेट बाइनरी ऑपरेशन जो उसमें इन्वॉल्व है, उस केस में वो मोनोइड आपका ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? देखिए ध्यान से समझिएगा। लेट G star is any monoid G star कोई भी मोनोइड है, then it is said to be a group। क्लियर है? यानी कि G स्टार कोई भी आपको मोनोइड दे रखा है तो वो ग्रुप कब कहलाएगा? इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब A belongs to G, then there exists A inverse which is also belongs to G such that, इस तरह से कि चाहे आप A स्टार A इनवर्स करो और चाहे आप A इनवर्स स्टार A करो, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिले, और जाहिर सी बात है वो तो G में बिलोंग करेगा ही करेगा क्योंकि G स्टार एक मोनोइड है। क्लियर है? एक बार फिर से डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझिए। G स्टार आपका मोनोइड, कोई भी एक मोनोइड दे रखा है, वो ग्रुप कब कहलाएगा? इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब जब A बिलोंग्स टू G, कोई भी एलिमेंट जो G में बिलोंग कर रहा है उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसी एलिमेंट का इनवर्स भी G में बिलोंग करे, इस तरह से सच डेट कि आप A स्टार A इनवर्स करो चाहे A इनवर्स A करो, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिले, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी G में जाहिर सी बात है बिलोंग करेगा ही करेगा क्योंकि G एक मोनोइड पहले से ही है। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यानी कि मोनोइड से हमने ग्रुप कैसे बनाया? हमें एक मोनोइड दे रखा था कोई भी, ठीक है। अब वो मोनोइड ग्रुप कब कहलाएगा? वो मोनोइड ग्रुप तब कहलाएगा जब उस मोनोइड के अंदर प्रेजेंट हर एलिमेंट का कोई ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट करे विद रेस्पेक्ट टू डेट बाइनरी ऑपरेशन, और इस तरह से एग्जिस्ट करे कि अगर आप ए स्टार ए इनवर्स करो चाहे ए इनवर्स स्टार ए करो, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिले, ठीक है। उस केस में जो मोनोइड होगा आपका जी, वो ग्रुप बन जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जितने भी टर्म्स अब तक पढ़ाए हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ, सेमी ग्रुप हुआ, इसके अलावा क्वासी ग्रुप हुआ, मोनोइड हुआ, इन सब के मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ठीक है। और मोनोइड से ग्रुप कैसे बना मैंने आपको इसका भी एक एग्जांपल दिए। मोनोइड से ग्रुप कैसे बना मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है ना, कि कोई भी आपको मोनोइड दे रखा है, अगर उसके अंदर हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई इनवर्स ऐसा एग्जिस्ट करता है विद रेस्पेक्ट टू डेट बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो उस केस में आप जब ए स्टार ए इनवर्स करो चाहे ए इनवर्स स्टार ए करो, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिले, वो मोनोइड ग्रुप बन जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, ये तो हो गई ग्रुप की डेफिनेशन नहीं है, ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर है ग्रुप का पूरा, जिसमें हमने ये देखा कि ग्रुप को बनने में कौन कौन से
टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, क्या कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली ऐसे ग्रुप नहीं बनता है कभी भी, ग्रुप के बनने के पीछे काफ़ी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं जिससे कि हमारा ग्रुप पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक बार हम इसका पूरा फ्लो चार्ट देख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं जो भी आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा स्टूडेंट्स बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता था और ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने बाइनरी ऑपरेशन से मिलाकर एक क्या बनाया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमने बनाया। इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से हमने डिफाइंड किया क्वासी ग्रुप। क्या डिफाइंड किया, क्वासी ग्रुप, और या फिर आप कह सकते हो ग्रुपोइड, ठीक है। ये हमने डिफाइंड किया, ठीक है। और उसके बाद में स्टूडेंट्स फिर हमने क्या डिफाइंड किया, क्वासी ग्रुप से सेमी ग्रुप कैसे बनता है ये डिफाइंड किया, ठीक है। सेमी ग्रुप कैसे बनता है ये डिफाइंड किया, और उस सेमी ग्रुप से मोनोइड हमने बनाया। उसके बाद हमने क्या बनाया, मोनोइड बनाया, और मोनोइड से हमने फिर बनाया ग्रुप, फाइनली ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया ग्रुप, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आज के लेक्चर में हमने पढ़े विद एग्जांपल्स। अब ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये जो है आपका ये जर्नल स्ट्रक्चर है पूरा ग्रुप का, ठीक है। तो ग्रुप ऐसे ही नहीं बनता है, ठीक है ना। ग्रुप के बनने में ये सारे के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके हमें ग्रुप मिलता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। जो अगला लेक्चर मेरा आएगा उसमें हम जो ग्रुप का एक जनरल जो डेफिनेशन होती है और उसके जो एक्सियम्स होते हैं जो कि वो सेटिस्फाई करता है तब वो ग्रुप बनता है, तो उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकली कि बेसिकली जो मैथमेटिकली डेफिनेशन होती है ग्रुप की, ग्रुप को लिखा कैसे जाता है, कैसे डिफाइंड किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो ग्रुप को बनने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगले लेक्चर में हम ग्रुप भी पढ़ेंगे और ग्रुप के एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, और उन एग्जाम्पल्स में से कुछ को हम प्रूफ करके भी देखेंगे कि क्या ये वाकई में ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये सारा का सारा जो कंटेंट है मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। अगर आप लोग ही इसका यूज़ नहीं करेंगे तो इस कंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इस जैसे कंटेंट की ज़रूरत सभी को है। तब अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।